नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज बात महंगाई की करेंगे। कच्चे तेल की कीमतों में आग लगी हुई है। इसकी कीमतें 7 साल के हाई पर हैं और ये एक ऐसी कमोडिटी है, हम सब जानते हैं, जो लोगों की जेबों पर और उसके साथ साथ पूरे देश की इकोनॉमी पर सीधे सीधे असर डालती है। पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, खेती बाड़ी ट्रांसपोर्टेशन की लागत लगातार बढ़ रही है। इस बड़ी लागत से खाने पीने की चीजों से लेकर हर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट महंगा हो रहा है। महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है उसे देखकर यह लगता है कि आने वाले दिनों में महंगाई का जो प्रेशर है वो आरबीआई पर भी आएगा। यह स्वाभाविक है और फिर ब्याज दरों में तब्दीलियां उस हिसाब से कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में महंगाई जो बढ़ रही है क्रूड ऑयल की, वो किस तरह के संकेत दे रही है, साथ ही साथ हमें कौन से उपाय अपनाने होंगे कि महंगाई को काबू पाया जा सके। महंगाई चाहे किसी भी लेवल की हो, चाहे वो घरेलू महंगाई की हम बात कर रहे हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय कारणों से बढ़ती हुई महंगाई की बात कर रहे हो। रास्ता आगे क्या निकले, इस महत्वपूर्ण विषय पर करेंगे चर्चा। पहले रिपोर्ट देख लीजिए, खास मेहमानों के साथ लौट रहे हैं। कोरोना की लहर के बाद अब महंगाई की लहर को झेलने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में आग लगी हुई है और इसकी कीमत $88 प्रति बैरल के पार जा पहुंची है। एक महीने के अंदर कच्चे तेल के दाम में जहां 25% के करीब उछाल आया है, तो एक साल में दाम में बढ़ोतरी का ये आंकड़ा 60% के करीब रहा। कच्चे तेल की कीमतों में लगी इस आग से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना तय माना जा रहा है और इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ रहा है। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों क्रूड की कीमतों में आग लगी है और इसका महंगाई पर कैसे असर पड़ रहा है। दरअसल यमन विद्रोहियों के यूएई के एक तेल कंपनी पर हमला करने के चलते तेल सप्लाई बाधित हुई है। साथ ही इराक टर्की पाइपलाइन के पास धमाके के चलते सप्लाई रोक दी गई है। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट में क्रूड की मांग बढ़ने की उम्मीदों ने भी कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ाने का काम किया है। जाहिर है, क्रूड की कीमतों में आई तेजी के चलते पेट्रोल डीजल के दाम में भी बढ़ोतरी होनी तय मानी जा रही है। वैसे भी दर्जन भर राज्यों में पेट्रोल पहले से ही 100 के आंकड़े को पार कर चुका है और डीजल भी सेंचुरी लगाने को तैयार बैठा है। हालांकि देश में 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के चलते इनकी कीमतें फिलहाल स्थिर बनी हुई हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होगा, इनकी कीमतों में फिर से बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। यानी महंगाई की मार से घर का बजट और बिगड़ने वाला है। महंगे तेल के चलते खाने पीने के सामान की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं, जिसका भार आपकी जेब पर पड़ रहा है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें तो सितंबर 2021 में जहां ये 4.5% पर था, वहीं नवंबर 2021 में ये बढ़कर 5% के करीब आ गया और दिसंबर में ये 5.5% के आंकड़े को पार कर गया। जाहिर है, महंगाई बढ़ेगी तो कर्ज भी महंगा होगा। रिजर्व बैंक पर रेपो दर को बढ़ाने का दबाव बढ़ जाएगा। इससे बैंकों से मिलने वाले होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की दरें बढ़ सकती हैं। यानी महंगा कर्ज भी आपके बटुए में सेंध लगा सकता है। कर्ज महंगा हुआ तो हर इंडस्ट्री पर भी बुरा असर पड़ेगा। यानी चुनाव बाद आपको कोरोना जैसी महामारी के बाद महंगाई से लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आर.एस. शर्मा साहब, जो कि पूर्व चेयरमैन हैं ओएनजीसी के। शर्मा सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं अदिति नायर जी, जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट हैं आईसीआरए की। अदिति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कुछ और मेहमान हमारे साथ शो में जुड़ेंगे, उनका परिचय भी कराएंगे। लेकिन फिलहाल शर्मा सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। कोई ना कोई बहाना मिल जाता है सर, और कच्चा तेल लगातार महंगाई बढ़ रही है, अब 7 सालों के उच्चतम स्तर पर है। हालांकि लगातार 74वें दिन मुझे लगता है कि हमने पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए हैं, वहाँ पर थोड़ा सा एक प्रेशर ज़रूर बन रहा है। आपका नज़रिया क्या है सर, कब तक हम इस प्रेशर को झेल पाएंगे और आने वाले वक्त में महंगाई की चाल अब किस तरह से रह सकती है? शर्मा सर, आप यही विश करते रहिए कि एक के बाद एक हर महीने कोई ना कोई इलेक्शन होते रहे और ये जो दाम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जो सरकार ना बढ़ाए। मैं तो यही बोल सकता हूँ। बाकी तो जिस हिसाब से 74 दिन आपने बताया दाम नहीं बढ़े हैं, इस दौरान जो कच्चे तेल के भाव तो कम से कम 25-30
परसेंट ऊपर जा ही चुके हैं, तो कैसे सरकार इसको मैनेज कर रही है। एक तरफ तो बोलते हैं कि भाई इट इज अ फ्री प्राइसिंग, डेली प्राइस रिवीजन होगा अलाइन टू द इंपोर्ट पैरिटी प्राइसेस, पर एनीवे अभी जो भी है मैं इस तो उस नहीं जाऊंगा कैसे सरकार की नीति है, बट ये जरूर है कि उपभोक्ता को तैयार रहना चाहिए कि अभी कीमतों में बहुत तेजी से उछाल आएगा और उसके रहते जो है महंगाई में भी असर पड़ेगा। और जिस हिसाब से हमारा इंपोर्ट बिल 85% हमारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है, तो उसके रहते हमारा एक्सचेंज रेट पे भी फर्क पड़ेगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड पे भी असर पड़ेगा, फिजिकल मैथ पर भी असर पड़ेगा और ये सब नेगेटिव असर होने वाला है। बजट एक्सरसाइज चल रही है, मुझे पता नहीं क्या सरकार इसके बारे में अपनी नीति कर रही है, बट इसको ये है कि इसको इग्नोर करना मेरी समझ में ठीक नहीं होगा। जो भी कुछ है डेफिनेटली सरकार को इसमें अपनी नीति तय करनी चाहिए। बिल्कुल सर। और मैं आपका जो आपने आखिरी बात जो कही ना कि इसको इग्नोर करना ठीक नहीं होगा, हमारे साथ जाने माने मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा जी भी जुड़ चुके हैं। बग्गा सर, आपके पास आना चाहूंगा मैं। अब देखिए, इग्नोर भी नहीं कर सकते इसको और प्रेशर भी हम झेल रहे हैं। हालांकि जो दिसंबर के हमारे महंगाई के आंकड़े आए हैं वो बहुत ज़्यादा उत्साहजनक नहीं हैं, लेकिन ये भी एक बात है कि इंटरनेशनल मार्केट्स की भी हाल ठीक नहीं है। जापान और यूएस में तो 40 साल के उच्चतम स्तर पर है महंगाई दर। ऐसे में ओवरऑल हमें कैसे संतुलन बनाकर आगे बढ़ना होगा, और इग्नोर भी अब इसको बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं, प्रेशर भी आएगा, तो फिर कैसे काम चलेगा? आगे की राह क्या होगी सर? जी बिल्कुल, देखिए इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम और बढ़ेगा और मेरे राय में ये तेल $100 की तरफ जा रहा है। अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रक्चर देखें, एक है फिजिकल स्ट्रक्चर जहाँ पे उत्पादन इतना नहीं आ रहा है जितनी जरूरत है और रशिया जैसे अपने कैपेसिटी के मुताबिक नहीं सप्लाई कर पा रहा। सऊदी अरब के अलावा बाकी ओपेक से जो उनको 4 लाख बैरल प्रति माह बढ़ाने थे वो बढ़ा नहीं पा रहे, 90,000 तक बढ़ रहे हैं। तो फिजिकल तो डिमांड सप्लाई में सप्लाई पीछे रह गई है। इन्वेंट्री सब 7 महीने के लेवल्स पे आ गई है, 7 महीने पहले के, और ऐसा ही रुक रहा तो अगले 2 महीने में हम प्री पैंडेमिक वाले इन्वेंट्री पहुंच जाएंगे। तो फिजिकल ऑलरेडी प्रॉब्लम है। फाइनेंशियल में देखें तो $100 के कॉल्स बहुत लोगों ने खरीद के रखे हुए हैं पिछले साल से, और वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगर ये 90 क्रॉस करता है तो वो फाइनेंशियल हावी हो जाएगा इस पूरे खेल पे और तेजी से प्राइसेस $100 की तरफ बढ़ेंगी। तो सरकार के लिए इश्यू हो जाता है, क्योंकि अगर कीमतें पास थ्रू नहीं करते तो हमारा डेफिसिट में आता है, कहीं तो किसी को पे करना पड़ेगा, और अगर पास थ्रू करते हैं तो इन्फ्लेशन बहुत हाई हो जाती है। तो भारत जैसे तेल इंपोर्टिंग देशों के लिए बहुत ही एक मुश्किल का टाइम है दीपक जी। बिल्कुल, और ये मुश्किल अदिति मैम, जैसा कि ओपनिंग रिमार्क में शर्मा सर ने कहा था, ये मुश्किल तब तक टली हुई नजर आ सकती है जब तक चुनाव है। ये एक फैक्ट भी है हमारे देश का कि जब चुनाव आते हैं तो थोड़ी राहत उस मोर्चे पर जरूर मिलती है। लेकिन आपको लगता है कि चुनाव तक होल्ड करना हमारे लिए आवश्यक भी होगा, मजबूरी भी जिसे कहें, लेकिन चुनाव के ठीक बाद ये प्रेशर कहीं ना कहीं तो रिलीज करना होगा? देखिए, मैं सिर्फ इस तरह से इस इशू को देखूंगी कि जो पिछले महीने हमने देखा था कि जैसे ओमिक्रॉन के कंसर्न्स बढ़े थे, तो उस समय क्रूड ऑयल प्राइसेस में काफी करेक्शन भी आई। वो करेक्शन के पीरियड में भी रिटेल प्राइसेस को नीचे नहीं ज्यादा किया गया था। तो उस लेवल से जो रिबाउंड अभी तक हुआ है, तो हमारा अर्ली एस्टिमेट यही बोल रहा है कि डीजल की प्राइसेस बहुत ज्यादा लैग नहीं कर रही उस स्तर से जहां उन्हें अभी होना चाहिए। पेट्रोल में शायद थोड़ा ज्यादा लैग है डीजल के कंपैरिजन में। तो अभी जो हिडन इन्फ्लेशन है, क्योंकि ये प्राइसेस ना नीचे रिवाइज हुई थी, उसके बाद ऊपर भी रिवाइज नहीं हुई, तो अभी जो हिडन इन्फ्लेशन का लेवल है वो बहुत ज्यादा नहीं है। सेकेंडली, अगर आप महंगाई की बात करें, लोगों के बजट की बात करें, तो जिस तरह से हमने देखा है कि थर्ड वेव की वजह से रिस्ट्रिक्शंस को काफी प्रदेशों में वापस लाया गया है, मोबिलिटी ऑलरेडी गिर गई है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से
हाउस होल्ड बजट पे इतना ज़्यादा भी इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी लोग वापस वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए हैं। तो फ्यूल की कंजम्पशन पे भी हमने देखा कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पहले 15 दिन में डीजल और पेट्रोल दोनों की कंजम्पशन में गिरावट आई है। तो ये एक मिटिगेटिंग फैक्टर है। लेकिन इन्फ्लेशन की अगर बात करें, हमारा जनरली एस्टिमेट तो यही है कि इस क्वार्टर में सीपीआई इन्फ्लेशन 5.7 से 6% की रेंज में रहेगा। एमपीसी के अपर थ्रेशोल्ड के आसपास आता हुआ, तो ये एक बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन है। लेकिन क्योंकि हमारे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो रेंज है, जो टारगेट है इन्फ्लेशन का, वो 2 से 6% का है, जो और सेंट्रल बैंक से काफी ज्यादा हाई है। तो हमें तो यही लगता है कि अभी भी ओमिक्रॉन और थर्ड वेव की अनसर्टेनिटी को देखते हुए अगले महीने की पॉलिसी रिव्यू में स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा। जब तक एमपीसी ग्रोथ सपोर्टिव रह सकेगी, एक ग्रोथ सपोर्टिव ही रुख हमें देखने को मिलेगा और अकोमोडेटर स्टांस को चेंज नहीं किया जाएगा। लेकिन अगले साल में जैसे जैसे डिमांड में ड्यूरेबिलिटी वापस आएगी, तब उसके बाद इन्फ्लेशन जो टारगेटिंग है वो वापस सेंटर स्टेज पे आएगी। और अगले फिस्कल ईयर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिपो रेट हाइक 2 बार होगा 25-25 बेसिस पॉइंट से। ओके, शर्मा सर, अभी जो लेटेस्ट जो घटनाक्रम है भू राजनीतिक, यमन के हूती विद्रोहियों ने जो संयुक्त अरब अमीरात में तेल प्रतिष्ठानों पर हमला किया है, इसके अलावा भी वैश्विक तेल भंडार में जो भंडार है अंतर्राष्ट्रीय, वो भी घटा है। मौजूदा परिस्थितियों में आपको देखकर क्या लग रहा है? और दूसरा, ओमिक्रॉन जिस तेजी से बढ़ा है उसी तेजी से मामले थम भी रहे हैं, और कोई कह रहा है, सारे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि शायद मार्च तक जो है वापस नॉर्मलाइज चीजें हो जाएंगी, तो जाहिर तौर पर उस वक्त डिमांड भी बढ़ेगी। तो आपको लगता है, जैसा कि बग्गा सर भी कह रहे हैं कि $100 की तरफ तेल जा रहा है, परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं $100 तक जाने के लिए? हाँ, इसमें देखो दीपक, मैं फंडामेंटल्स की बात करूंगा। सबसे पहले बग्गा जी की बात को मैं सपोर्ट इसलिए भी करता हूं कि अभी कल ही जो है गोल्डमैन सैक्स, उन्होंने अपना असेसमेंट दिया है कि सेकेंड हाफ ऑफ 2022 में कच्चे तेल का दाम $100 के लगभग रह सकता है। और भी कई दूसरे जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके असेसमेंट $125 की भी जा रही है, $200 की भी स्पेकुलेटिव मार्केट में ऑप्शंस में बात हो रही है। तो मैं इतना ज्यादा एग्रेसिव तो स्पेकुलेटिव की बात तो नहीं करूंगा, बट जो फंडामेंटल्स कुछ एक चीजें हैं जो कि इंडिकेट करती हैं कि आगे आगे और तेल के दाम बढ़ेंगे। एक तो क्या है, इस वक्त जो हालात है, सप्लाई इज चेजिंग द डिमांड। डिमांड जो है प्री कोविड लेवल से ऊपर पहुंच चुकी है। $100 मिलियन बैरल प्रतिदिन के हिसाब से जो है खपत, वो वो लेवल आ चुका है। 2-3 साल से पीछे सप्लाई में प्रोडक्शन इंक्रीज के लिए इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही हैं। रशिया भी जो है सबसे बड़ा जो कि ऑयल प्रोड्यूसर इस वक्त है ओपेक प्लस में, उनका भी जो उन्होंने जो एग्री किया था कि 100,000 बैरल्स पर डे जो प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, वो 60,000 की कर पा रहे हैं। दूसरे भी देश प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये है कि जो सप्लाई साइड उसको डिमांड को कैचअप नहीं कर पा रही है। यूएस ने डिसीजन लिया था 2 महीना पहले कि हम अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से रिलीज करेंगे, 50 मिलियन बैरल हम रिलीज करेंगे, 50 मिलियन दूसरे देश इंपोर्टिंग कंट्री रिलीज करेंगे। पर ये सब के कितना हुआ? 100 मिलियन बैरल्स एक दिन की खपत है। ये तो इससे कुछ सिंबॉलिक असर होगा, कोई इस पे जो है प्राइसेस में कूल डाउन होने का इसका कोई अंदेशा नहीं है। तो जो भी फंडामेंटल्स हैं उसको देखते हुए जो सेंटिमेंट्स यही कहते हैं कि अभी कच्चे तेल के दाम और भी ऊपर जाने का अंदेशा है, जो कि हमारे जैसे इंपोर्ट डिपेंडेंट देश के लिए, हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। 75% हमारी खपत जो है हम आयात करते हैं, तो डेफिनेटली काफी वल्नरेबिलिटी है हमारी इकोनॉमी के लिए इसकी। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, उससे महंगाई को लेकर क्या संकेत मिल रहे हैं? आने वाले दिनों में किस तरह से महंगाई बढ़ सकती है, कैसे उस पर काबू पाया जाए, इस पर कर रहे हैं हम चर्चा खास मेहमानों के साथ।
बग्गा सर, अगर आप तेल के दाम देखेंगे सर तो दिसंबर में 68 के आसपास था सर तेल, और अभी 88 के आसपास हो गया। एक महीने में 20 डॉलर के आसपास जो है उसका बढ़ोतरी का जो है हमने देखा है इसकी चाल। अब मोटा मोटा अनुमान ये है कि अगर कच्चे तेल में अगर $10 प्रति बैरल की बढ़ोतरी होती है तो हमारे यहाँ जो राजकोषीय घाटा है उसमें 10 जो बेसिस पॉइंट है उसका इजाफा हो जाता है। अब इसमें तो 20 हो गया, हालांकि विंडो थोड़ी सी शॉर्ट है, लेकिन इसके बावजूद आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इससे सरकार का बजट तो बिगड़ेगा, प्रेशर तो सरकार पर भी आ रहा होगा? जी बिल्कुल, और जैसे मैंने कहा कि ये बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा कि पास थ्रू करते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ती है और खुद एब्जॉर्ब करती है सरकार, या कंपनियों को करवाती है जैसे पहले होता था, तो फिर आपका फिस्कल डेफिसिट हिडन या औपचारिक बढ़ता है। तो एक बैलेंसिंग एक्ट रहेगा, बट 10 तारीख को इलेक्शंस के नतीजे आ जाने के बाद या जब लास्ट वोट डल जाएंगे, आई थिंक उसके अगले दिन बड़ी इंक्रीज आ जाएगी कीमतों में, और फिर सरकार देखेगी। अब बजट में क्या लिया जाता है, इस साल का बजट तेल की क्या कीमत ली जाती है वो देखना पड़ेगा, बट हमारा अनुमान यही है कि यहाँ से गिरना अभी मुश्किल हो गया तेल के लिए, क्योंकि डिमांड बड़ी तेजी से लौटी है। जैसे शर्मा साहब ने भी कहा, डिमांड बहुत तेजी से लौटी है, और अभी एविएशन फ्यूल तो इतना लग नहीं रहा था। एविएशन अब धीरे धीरे शुरू हुआ है। भारत में तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स अभी भी सिर्फ वो जो बबल वाली फ्लाइट्स हैं वही आ रही हैं, तो एविएशन में अभी खपत नहीं है। डीजल हो गया है, और जनवरी में तो हमारा डीजल और पेट्रोल दोनों गिरा था। लगभग 14% हमने देखा है कि डिमांड गिरी है पहले 2 हफ्तों में ओमिक्रॉन के चलते। तो उसके बावजूद हम देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में इतना तेज है, ज़्यादा ये स्पेक्युलेटिव है, और ये जियोपॉलिटिकल एक प्रीमियम आ गया है। बट डर की बात क्या है दीपक, फिर मैं आगाह करूंगा, जब इस तरह के पोजीशंस बन जाते हैं। आज दुनिया कहाँ है? फाइनेंशियल मार्केट्स आज की दुनिया में 3 गुना है जीडीपी के, दुनिया की जीडीपी के। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो सेल्फ फुलफिलिंग हो जाता है। वो जो बैंक्स ने लिखे हुए हैं ये पोजीशंस, जो कॉल्स बैंक्स ने सामने लिखे हुए, पिछले साल 9 सेंट में आप खरीद सकते थे, इस साल दिसंबर का कॉल अब वो $2.5 का चल रहा है। और एक लेवल आएगा जब बैंक्स का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, वो उतर जाएंगे खरीदने में, और उसके बाद क्या होता है कि ये फिर बहुत तेजी से बढ़ता है, और वो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है 90-91 के करीब उस तरफ आ जाता है। पूरा अगर आप तेल का पूरा कर्व देखें, बैकवर्डेशन में है। बैकवर्डेशन क्या है कि आज का तेल महंगा है, परसों का तेल कम है। तो आज जितना मिल रहा है लोग फिजिकल में डिलीवरी ले रहे हैं, क्योंकि डिमांड है, और दूसरा है कि लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो बहुत भयंकर कॉल्स लिखे गए हैं, बहुत सस्ते थे पिछले साल, 5 सेंट में आपको $150 का मिलता था, कोई नहीं सोच सकता था 150 पहुंचेगा। बट जैसे अप्रैल 2020 में हमने नेगेटिव रेट भी देखा एक कॉन्ट्रैक्ट पे, ये हो सकता है कि कुछ इस तरह का एक्सीडेंट हो जाए जून जुलाई में, ये एक रिस्क है। तो बजट जब बनाया जाएगा, आई थिंक 85 से 90 के नीचे तो जाना मुश्किल रहेगा एफएम साहिबा के लिए इस बारी बजट में तेल की कीमत लेनी। बिल्कुल, और यही पूरा का पूरा प्रेशर जो है वो सरकार पर दिख रहा होगा, लेकिन चुनाव भी हैं, कैसे बैलेंस करेंगी सरकार? बिल्कुल बैलेंस करके आगे बढ़ना ही होगा, जैसे कि बग्गा सर ने कहा। अदिति मैम, अब देखिए, अब कारण बहुत सारे हैं, हम उन पर बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि महंगाई बढ़ेगी। अब आरबीआई के लिए कितना मुश्किल होगा नीतिगत दरों को उदार बनाए रखना, ये अब थोड़ा सा समझाएं। आपने प्रकाश जरूर डाला पिछली दफा कि उतना मुश्किल काफी इतना आसान नहीं होगा आरबीआई के लिए, लेकिन कब तक इस प्रेशर को आरबीआई भी अब झेल पाएगी, या आने वाले दिनों में आप जैसे कह रही हैं कि करेक्शन भी आएगा तो थोड़ा शायद वहां पर एक बेहतर माहौल बने एक डिसीजन लेने के लिए आरबीआई के लिए? देखिए, फिलहाल तो जिस तरह से वापस थर्ड वेव शुरू हुई है और रिस्ट्रिक्शंस वापस आ गए हैं,
तो अभी के लिए तो हमारा यही एक्सपेक्टेशन है कि आने वाली फरवरी की पॉलिसी में एक स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा और उसके बाद मार्च तक अगर सिचुएशन थोड़ी-सी बेहतर हो जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में थोड़ा रिवाइवल आता है तो अप्रैल की पॉलिसी में मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की तरफ से हमें एक पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन का पहला स्टेप देखने को मिल सकता है। लेकिन ये अभी इट्स फार फ्रॉम सर्टेन कि पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन अप्रैल में शुरू हो पाएगी या जून तक और कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का जो उन्होंने 2-3 क्राइटेरिया सामने रखे हैं पिछले 2-3 रिव्यूज में। एक है कि इकोनॉमिक रिकवरी ब्रॉड बेस होनी चाहिए, दूसरी है कि ड्यूरेबल होनी चाहिए। तो जब हम Q3 का डेटा देख रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत ब्रॉड बेसिंग सामने आ रही है। लेकिन क्लियरली जिस तरह से हमने जनवरी में रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वापस एक स्लाइड देखा है मोमेंटम में, ड्यूरेबिलिटी तो भी नहीं है। तो वो अप्रैल तक क्या हमें कन्विंस हो इकोनॉमी में वो अभी तो कह पाना काफी मुश्किल है। तो अप्रैल में पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन शुरू होगी या जून तक डिले हो जाएगी ये अभी दिस इज अनसर्टेन। जब होगी उसके बाद हमारा एक्सपेक्टेशन है कि एक इकट्ठे जो स्टांस है मॉनेटरी पॉलिसी की वो अकोमोडेटिव से न्यूट्रल करी जाएगी और साथ ही साथ में रिवर्स रेपो रेट में हाइक किया जाएगा और उसकी अगले 2 पॉलिसीज में हम अभी तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैक टू बैक 25 बेसिस पॉइंट्स का रेपो रेट हाइक होगा बट उसके बाद फिर एक पॉज आएगा ये कन्विंस करने के लिए कि ड्यूरेबिलिटी इकोनॉमिक रिकवरी में है। ऑलराइट शर्मा सर, पिछले 1-1.5 महीने में तो 25% से ज्यादा इजाफा हो चुका है कच्चे तेल के दामों में। जैसे आप भी बता रहे हैं कि डिमांड बहुत तेजी से वापस डिमांड जो है पटरी पर लौटी है, आगे भी यही आसार दिख रहे हैं। ओवरऑल आउटलुक कच्चे तेल का 2022 एंड तक आप क्या देखते हैं सर? मेरी अपनी असेसमेंट तो सबसे पहले तो मैं दीपक ये बता दूं कि कोई भी जो भी असेसमेंट फ्यूचरिस्टिक जो स्टेटमेंट्स होती हैं ये इसके ऊपर मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है। कौन सा फैक्टर कब हैवी हो पाएगा बोलना मुश्किल होता है, इसलिए मैं कोई अपना डेफिनेटिव असेसमेंट तो नहीं दे पाऊंगा। विश तो मैं करूंगा कि तेल के दाम अभी फिर नीचे आ जाएं, 60-70 की रेंज में आ जाएं, पर मुझे जो फंडामेंटल्स जो है वो ऐसा इंडिकेट नहीं कर रहे। उसका इंडिकेशन तो यही है कि अभी जो रोजाना दाम थोड़े ऊपर बढ़ते जा रहे हैं और जो भी इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स सिचुएशन बन रही है उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि अभी उनको कोई इसमें रिलीफ होने वाला है। मैंने बता ही दिया है, गोल्डमैन सैक्स ने तो 2022 का जो असेसमेंट दिया है कि $100 का दिया है। अब वो $100 जाएगा, उसके ऊपर जाएगा, उसके नीचे रह जाएगा, ये बोलना बहुत मुश्किल है। पर इंडिकेशन यही है कि अभी जो और भी इसमें तेजी आ सकती है, तो कैसे इसको सरकार मैनेज करेगी ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि बजट का ये दौर चल रहा है, होमवर्क्स चल रहे होंगे, वित्त मंत्रालय की पूरी टीम पूरे मंथन में लगी होगी, चुनाव भी हैं, दूसरी घरेलू हमारे सामने सिचुएशंस भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी हैं। अब सरकार कैसे बीच का रास्ता निकालकर आम आदमी को राहत देने की कोशिश करेगी, वरना बड़ी तगड़ी आलोचना झेलनी पड़ेगी सरकार को भी। अब कैसे इसमें रास्ता सरकार निकालेगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। अजय बग्गा सर, थैंक यू सो मच, वक्त निकाला आपने। RS शर्मा सर, थैंक यू सो मच सर। अदिति नायर मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।